गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिलीप खंडेलवाल ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन में यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे। चैप्टर 1 में अपन ने देख लिया था कि द्रव्यमान केंद्र से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट थे वो सारे कंप्लीट कर दिए थे। आज अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यूनिट नंबर 2 में अपने पास 2 चैप्टर है। एक चैप्टर था द्रव्यमान केंद्र से रिलेटेड और दूसरा जो चैप्टर है वो है अपने पास रिजिड बॉडी से रिलेटेड। तो मैं बात करूंगा क्या रिजिड बॉडी से रिलेटेड की कि रिजिड बॉडी में क्या क्या सिस्टम होता है। तो अपन जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 2 क्या बताता है, रिजिड बॉडी या दृढ़ पिंड के बारे में डिस्कस करता है। तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लगभग 3 या 4 डेरिवेशन है, इसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो फर्स्ट बात करते हैं कि दृढ़ पिंड के अंदर क्या क्या आता है। तो सबसे पहले तो ये रिजिड बॉडी क्या होती है, दृढ़ पिंड क्या होता है, ये अपन को पता करना है। तो दृढ़ पिंड चैप्टर का नाम भी दृढ़ पिंड गतिकी रिजिड बॉडी सिस्टम है। तो मैं लिख सकता हूँ कि उसमें एक टॉपिक आता है अपना जड़त्वीय नियतांक। तो सबसे पहले जड़त्वीय नियतांक को पढ़ने के लिए कुछ अपन दृढ़ पिंड का क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद अपन जड़त्वीय नियतांक को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं अपने पास दृढ़ पिंड के बारे में। किसके बारे में स्टडी करते हैं, दृढ़ पिंड के बारे में। तो अपन को सबसे पहले तो ये देखना है कि दृढ़ पिंड होता क्या है, रिजिड बॉडी क्या होती है। जैसे मैंने कह दिया कि अपने पास ये मैंने कोई, आपने पेंडुलम देखा होगा कि ये मैंने कोई दृढ़ बेस ले लिया। क्या ले लिया, यहाँ पे कोई बेस ले लिया। इस बेस पे यदि मैं क्या करता हूँ, कोई मास को सस्पेंड कर देता हूँ या लटका देता हूँ, तो यहाँ पे कोई एम मास को मैंने क्या कर दिया, लटका दिया। अब मैं ये कहता हूँ दृढ़ पिंड का मतलब ये होता है यदि मैं इस एम पर बाह्य बल लगाऊँ, क्या लगाऊँ, क्या यदि मैं इस एम पर एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं या बाह्य बल लगाऊं, तो मैं लिख सकता हूं कि ये जो बॉडी या ये जो सिस्टम है, ये जो मास है, वो किसी न किसी से मिलकर बना होता है। यानी इसमें एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर जो भी पार्टिकल है, उस पार्टिकल के ऊपर यदि मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्कआउट करूं, तो इसके जो आंतरिक संरचना होती है, उसके पार्टिकल के जो पार्टिकल आसपास होते हैं, उसके डिस्टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं आता। क्या नहीं आता, कोई भी चेंज नहीं आता। तो वो क्या कहलाती है, दृढ़ पिंड गतिकी कहलाती है। अब जैसे मैंने मान लिया, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक सिस्टम मैंने ये वाला लिया है और दूसरा सिस्टम मैंने ये वाला लिया है। दोनों अलग अलग सिस्टम लिए। ये सिस्टम फर्स्ट है और ये सिस्टम क्या अपने पास सेकेंड है। अब दोनों ही अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो सिस्टम फर्स्ट है वो भी किसी छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जो सेकंड सिस्टम है वो भी किसी छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने क्या मान लिया कि ये सारे क्या है अपने पास, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल है जो एक फिक्स दूरी पर क्या है, स्थित है। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसमें भी क्या अपने पास सारे छोटे छोटे पार्टिकल है। तो ये अपन कह सकते हैं कि क्या हो जाएंगे, एक फर्स्ट सिस्टम में जो ये पार्टिकल है। अब मैं कहता हूँ कि यदि मैं इस पिंड पर, इस पिंड यानी पिंड कौन सा है अपने पास, ये कंप्लीट सिस्टम है, ये क्या अपने पास कंप्लीट सिस्टम, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये अपने पास क्या है, पिंड है। ऐसे ही अपने पास ये भी क्या है, अपने पास कंप्लीट सिस्टम है या फिर क्या है अपने पास, पिंड है। क्लियर। यदि मैं कह सकता हूँ कि ये सिस्टम या पिंड है, इस पर यदि मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने मान लो कि यहाँ पर क्या अप्लाई कर दिया, F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, इस पर भी कर दिया और इस पर भी कर दिया। दोनों पर मैंने क्या कर दिया, F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। अब जनरली अपन देखते हैं कि यदि मैं इस पिंड पर कोई बाह्य बल लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, कोई बाह्य बल लगाता हूँ, और इस पिंड पर भी कोई बाह्य बल लगाता हूँ, तो ये जो इसके अंदर वाले पार्टिकल है, क्या है इसके अंदर वाले पार्टिकल, यदि अंदर वाले पार्टिकल की दूरी परिवर्तित हो जाती है, यानी मैं कह सकता हूँ कि जैसे मैंने इस पार्टिकल पर फोर्स लगाया, इस पिंड पर बल लगाया, तो ये जो इसकी आंतरिक संरचना थी वो सारी इधर उधर हो गई। यानी इसने सभी पार्टिकल ने क्या कर ली, दूरी चेंज कर ली। यानी जो यहाँ था वो यहाँ आ गया, जो यहाँ था वो यहाँ आ गया, जो यहाँ था वो यहाँ आ गया। यानी जो भी पार्टिकल के बीच की पारस्परिक दूरी थी, जो एक फिक्स डिस्टेंस थी, वो चेंज हो गई। किसी की 3 थी, किसी की 5 थी, तो 5 की 3 हो गई, 3 की 1 हो गई, 1 की 2 हो गई। ऐसे किसकी वजह से, ये F एक्सटर्नल लगाया, इसकी वजह से। तो मैं लिख सकता हूँ कि एक सिस्टम में तो क्या था कि एक सिस्टम था जिसमें अपने पास बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल थे। छोटे पार्टिकल से मिलकर एक बॉडी का निर्माण किया था, एक सिस्टम या एक पिंड का निर्माण किया था। उस पर यदि मैं कोई F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल है या इसके अंदर के जो छोटे छोटे पार्टिकल कंसिस्ट हो रखे हैं, उन पार्टिकल की डिस्टेंस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्यों, F एक्सटर्नल लगाने की वजह से। तो मैं कह सकता हूँ कि ये रिजिड बॉडी सिस्टम नहीं है। क्या नहीं है अपने पास, ये रिजिड बॉडी सिस्टम नहीं है।
रिजिड बॉडी सिस्टम क्या कहता है कि यदि मैं इस पर फोर्स लगाऊं, क्या लगाऊं, इस पर फोर्स लगाऊं, तो इसके जो अंदर वाले पार्टिकल है वो एज इट इज़ रहेंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। जो भी चेंज आएगा कंप्लीट इस सिस्टम या पिंड में आएगा। यदि मैं फोर्स लगाता हूं तो पूरा पिंड आगे जाएगा, मतलब पूरा पिंड आगे तो जा सकता है, बस इसके अंदर जो अंदर वाले पार्टिकल है उसमें कोई भी चेंज नहीं आ सकता। यानी मैं लिख सकता हूँ कि इसकी जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती, वो हमेशा क्या रहेगी, रिमेन सेम रहेगी या अनचेंज रहेगी। तो इस पर क्या था कि यदि ये कोई सिस्टम था, इस पर भी मैंने क्या लगाया, एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया। एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद देखा कि ये वाली जो डिस्टेंस थी, ये वाली जो पार्टिकल की डिस्टेंस थी, वो सारी की सारी क्या रह गई, फिक्स रह गई। यानी ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई, इसमें तो अपन ये मानते हैं कि ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये वाली डिस्टेंस तो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, बट इसमें जो ये वाली डिस्टेंस थी वो क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। वो क्या रहेगी अपने पास, अपरिवर्तित रहेगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि कुछ दूरी है जो परिवर्तित होती है, कुछ दूरी है जो क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। और जब भी दूरी परिवर्तित और अपरिवर्तित रहती है तो यहाँ पर कंसेप्ट आता है रिजिड बॉडी का। अब मैं कह सकता हूँ कि रिजिड बॉडी है, दृढ़ पिंड है, तो वो नॉन रिजिड भी होगा और रिजिड भी होगा। तो ये वाला जो कंसेप्ट है जिसमें पार्टिकल की डिस्टेंस चेंज हो जाती है वो क्या हो जाता है अपने पास, नॉन रिजिड हो जाता है। क्या हो जाता है अपने पास, यानी वो कोई भी दृढ़ पिंड को शो नहीं करता है। दृढ़ पिंड को शो कौन करता है, ये वाला शो करता है कि अपने पास जो भी होगा वो क्या होगा, दृढ़ पिंड होगा, या फिर मेरे पास क्या होगी, रिजिड बॉडी होगी। क्लियर। तो यहाँ से आपको क्लियर पता लग गया होगा कि दृढ़ पिंड क्या होता है। अब जब अपन जितने भी क्लासिकल पार्टिकल्स बात करते हैं या क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, आप 11th क्लास में बीएससी में जो भी क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो भी पार्टिकल, टक्कर, पार्टिकल, पिंड, निकाय, सिस्टम, इन सब की डिस्कस करते हैं, तो उसमें मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट जो सारे पिंड निकाय लिए जाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रिजिड बॉडी सिस्टम के होते हैं। जैसे मैंने ले लिया कोई सिंपल पेंडुलम, क्या ले लिया मैंने, कोई सिंपल पेंडुलम ले लिया, और इस सिंपल पेंडुलम के मास में यदि मैं इस पर कोई एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूँ तो इसके मास में कोई चेंज नहीं होता, इसके अंदर वाले पार्टिकल में कोई भी चेंज नहीं होता, इसके अंदर यदि कोई छोटा पार्टिकल है उसमें भी कुछ चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा। जो चेंज होगा वो इसकी पोजीशन में होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाला जो कंसेप्ट है वो भी किसका है अपने पास, दृढ़ पिंड गतिकी का है। किसका है अपने पास, दृढ़ पिंड गतिकी का। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जितने भी कंसेप्ट पढ़ते हैं वो ऑलमोस्ट 90% जो कंसेप्ट है वो सारे के सारे किस में हैं, दृढ़ पिंड गतिकी में आते हैं। यदि मैं इसको न्यूक्लियर में पढ़ूँ तो न्यूक्लियर में मुझे पता है कि जो मैटर होता है, जो पार्टिकल होता है, कोई पिंड होता है, कोई सिस्टम होता है, वो किसी न किसी से मिलकर बना है, और यदि वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है तो उसके पार्टिकल की डिस्टेंस क्या हो जाती है, एक दूसरे से वेरी करती है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो न्यूक्लियर वाला कंसेप्ट है वो कभी भी रिजिड नहीं हो सकता, माइक्रो लेवल का कंसेप्ट कभी भी रिजिड नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या रहेगा, नॉन रिजिड रहेगा। ऐसा ही मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ कि जैसे मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर मैंने ले लिया कि एक इस टाइप का कोई बेस बना लिया, यानी अपने पास क्या है, कोई वॉल है, वॉल या कोई दृढ़ आधार है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एक मास को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया और एक मास को यहाँ से बांध दिया। अब मैं कह सकता हूँ कि जैसे झूला होता है उसी झूले के टाइप में मैंने एक मास को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया। मास एक ही है बट बांधे हुए सिरे हैं वो दो इस तरीके से, तो यहाँ पे बीच में मास हो जाएगा और यहाँ पे इस तरीके से अपने पास कोई दृढ़ बेस हो जाएगा। अब यदि मैं इस एम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूँ, अब मैं चाहूँ तो मास को इधर धकेलूँ, इधर डिस्प्लेसमेंट करूँ, इधर करूँ या उधर करूँ, तो जो भी होगा उसमें क्या होगा, इस पार्टिकल के मास के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, न इस बॉडी के अंदर चेंज होगा। चेंज होगा वो किसके होगा, केवल और केवल किस में होगा, इसकी पोजीशन में होगा। तो ये भी कंसेप्ट किसका आएगा, दृढ़ पिंड गतिकी का आएगा। किसका आएगा, दृढ़ पिंड गतिकी का। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। तो यहाँ पे लिखा है कि जब किसी पिंड पर बाह्य बल लगाते हैं, बाह्य बल लगी है यानी क्या हो जाएगा अपने पास, एफ एक्सटर्नल। क्या हो जाएगा अपने पास, एफ एक्सटर्नल, कि यदि किसी पिंड पर बाह्य बल लगाने पर उसके कणों की यानी उसके अंदर जो भी पार्टिकल है, छोटे पार्टिकल, मॉलिक्यूलर पार्टिकल, न्यूक्लियर पार्टिकल या माइक्रो लेवल के जो भी पार्टिकल है, उसके कणों की पारस्परिक दूरी क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। यानी देखो इसमें यदि दूरी अपरिवर्तित रहती है तो वो क्या कहलाता है, दृढ़ पिंड कहलाता है। वो क्या कहलाता है, रिजिड बॉडी का कोई सिस्टम कहलाता है या दृढ़ पिंड कहलाता है। तो यहाँ पे मैं इसको इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिख सकता हूँ कि व्हेन द म्यूचुअल डिस्टेंस यानी पार्टिकल के अंदर की डिस्टेंस होती है, म्यूचुअल डिस्टेंस बिटवीन इट्स पार्टिकल रिमेंस अनचेंज, यानी जो ये म्यूचुअल डिस्टेंस है वो रिमेंस क्या रहती है, अनचेंज रहती है, चेंज नहीं होती। व्हेन एंड द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी इट इज कॉल्ड अ रिजिड बॉडी। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि अपने पास जब भी म्यूचुअल डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होती, वो रिमेंस अनचेंज रहती है जब मैं किसी ऑब्जेक्ट पर क्या करूँ,
एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूँ। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि दृढ़ पिंड गतिकी क्या होती है। तो सिंपल सी डेफिनेशन आप दृढ़ पिंड के बारे में लिख सकते हो कि दृढ़ पिंड वह पिंड होता है जिसमें मैं किसी बाह्य बल को लगा दूं या किसी पिंड के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करूं तो उसके अंदर के जो पार्टिकल है वो कभी भी, या कणों की पारस्परिक दूरी है वो क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। यानी अपरिवर्तित रहने का मतलब है जैसे मैंने एक पत्तल ले लिया, एक बॉल ले ली, क्या ले ली, एक बॉल ले ली या एक पत्तल ले लिया, उस पत्थर को यदि मैं प्रेस करता हूँ, यानी मैं एफ एक्सटर्नल फोर्स ऐसे क्या करता हूँ, प्रेस करके लगाता हूँ, तो क्या सॉलिड या स्टोन, क्या आप प्रेस करने पर उसका शेप चेंज होगा क्या? नहीं हो सकता। यदि मैं कहता हूँ कि कोई स्टोन लिया है, कोई हार्ड शेप की बॉडी है, उस पर यदि मैं प्रेस करता हूँ और उसको दबाता हूँ तो उसका शेप चेंज नहीं हो सकता। यदि शेप चेंज नहीं हो सकता यानी मैं लिख सकता हूँ कि वो क्या होगा, अपने पास क्या होगा, दृढ़ पिंड गतिकी का एग्जाम्पल होगा। ऐसे ही आपने कोई प्लास्टिक ले लिया, कोई बॉल ले ली, कोई स्पंज वाली बॉल ले ली, उस बॉल को यदि मैं प्रेस करता हूँ तो उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। शेप चेंज होने का मतलब है क्या वो दृढ़ पिंड है क्या? वो दृढ़ पिंड नहीं है। तो अपन डेली लाइफ में यदि बात करते हैं, कोई बॉल हो गई, बॉल भी कौन सी, प्लास्टिक वाली बॉल, या कोई हार्ड बॉल जो टेनिस के आप बॉल कहते हो, क्योंकि जो चीज़ प्रेस नहीं हो सकती, जिसका शेप चेंज नहीं हो सकता, वो कह सकते हो। तो इसमें मैं एक पॉइंट ये भी बता सकता हूँ कि किसी बॉडी पर, किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पर या किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करे और उससे उसका शेप चेंज नहीं होता है तो वो बॉडी क्या कहलाती है, दृढ़ पिंड कहलाता है, या उसे दृढ़ पिंड गतिकी की अवस्था में भी बोला जाता है। तो यहाँ से अपन को ये डेफिनेशन ध्यान में रखनी है कि दृढ़ पिंड कौन सा होगा और अदृढ़ पिंड कौन सा होगा, रिजिड बॉडी कौन सी होगी, नॉन रिजिड बॉडी कौन सी होगी। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि रिजिड बॉडी में कोई भी अंदर के पार्टिकल की डिस्टेंस चेंज नहीं होती, उसका शेप चेंज नहीं होता, वो एक फिक्स अवस्था में रहती है, तो वो क्या कहलाती है, रिजिड बॉडी कहलाती है। इसके बाद का अपन एक पॉइंट देखते हैं जो है अपने पास घूर्णन गति। क्या है अपने पास, घूर्णन गति। अब सभी ने देखा है कि ये घूर्णन गति कैसे होती है, तो पहले भी अपन ने जो कोरियोलिस फोर्स वाला चैप्टर पढ़ा है उसमें अच्छे से पढ़ा है कि घूर्णन गति क्या होती है। तो सभी को पता है कि घूर्णन गति का मतलब क्या होता है कि बीच का एक एक्सिस होता है और कोई बॉडी इस एक्सिस के चारों ओर क्या करती है, रोटेट करती है या घूमती है। यानी एक नियत अक्ष के सापेक्ष यदि किसी का घूर्णन होता है तो वही क्या कहलाती है, रोटेशनल मोशन कहलाता है, या क्या कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जैसे आपने देखा कि अर्थ क्या होता है, उसका जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का जो पोल्स होता है, ये उत्तरी ध्रुव होता है, ये दक्षिणी ध्रुव होता है, इसका जो ये एक्सिस है, इस एक्सिस के चारों ओर जो अर्थ है वो ऐसे क्या करती है, रोटेट करती है, ऐसे रोटेट करेगी। यानी मैं लिख सकता हूँ कि जब ये अर्थ किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रही है, क्या कर रही है, ये जो अर्थ है वो किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रही है, यानी वो कौन सी गति होगी, घूर्णन गति होगी। तो यहाँ पे इसका मैं एक डायग्राम भी बना सकता हूँ घूर्णन गति के लिए। तो देखो घूर्णन गति के लिए यदि मैं डायग्राम बनाता हूँ तो पहले तो इसका बना लेते हैं, क्या, इसका एक एक्सिस, क्या बना लेते हैं कि ये मैंने क्या बना दिया, इसका एक एक्सिस हो गया जो क्या है अपने पास, y और y डैश है, और यहाँ पे मैं कोई बॉडी ले लेता हूँ। तो बॉडी मैंने ले ली इस टाइप की, ये मैंने क्या ले ली, कोई बॉडी ले ली। अब ये जो बॉडी है यहाँ पर कोई पार्टिकल रखा हुआ है, या इस पार्टिकल है कोई, वो पार्टिकल यहाँ पे m मास का पार्टिकल इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग क्या करता है, इसके ऊपर रोटेट करता है। रोटेट करने का मतलब है ये आपको दिख कैसे रहा है, बट ये कैसे रोटेट कर रहा है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि पार्टिकल जब भी ऐसे रोटेट करेगा वो क्लॉकवाइज भी कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकता है। तो जो घूर्णन गति होती है वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो किसी नियत अक्ष के रेस्पेक्ट में जो पार्टिकल, जो बॉडी या जो सिस्टम रोटेट करेगा वही क्या कहलाएगी, अपनी घूर्णन गति कहलाएगी। क्लियर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो भी पार्टिकल यहाँ पे रोटेट करेगा वो इसकी क्या होगी, घूर्णन गति होगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि यदि कोई पिंड अपने स्थान पर, यदि कोई पिंड अपने स्थान पर अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है, क्या लिखा है अपन ने कि यदि कोई भी पिंड है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सिस्टम में कोई पार्टिकल है, वो अपने अक्ष पर यानी उसका अक्ष कौन सा है, y और y डैश हो गया। जैसे मैंने कह दिया लट्टू घूमता है, तो लट्टू भी कैसे घूमेगा, एक फिक्स पॉइंट पर फिक्स होगा और इस तरीके से वो क्या करेगा, घूमेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यदि कोई भी पिंड या बॉडी अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है तो वह पिंड जिस अक्ष के चारों तरफ घूमता है वह घूर्णन अक्ष कहलाता है। यानी ये इसका क्या हो जाएगा, रोटेशनल एक्सिस। क्या हो जाएगा अपने पास, रोटेशनल एक्सिस, या हो जाएगा अपने पास घूर्णन अक्ष। ये क्या हो जाएगा अपने पास,
घूर्णन अक्ष। तो मैं लिख सकता हूँ कि जब भी कोई बॉडी किसी अक्ष के रेस्पेक्ट में घूमती है और जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में घूमेगी उस अक्ष का नाम क्या होगा, रोटेशनल एक्सिस या घूर्णन अक्ष। तो मैं लिख सकता हूँ कि पिंड की अक्ष के सापेक्ष यह गति क्या कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। तो पिंड की अक्ष के सापेक्ष जो यह गति होगी वो क्या होगी अपने पास, घूर्णन गति होगी। क्लियर। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इफ़ ए बॉडी रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस, यदि कोई भी बॉडी रोटेट्स करती है एक्सिस के अराउंड में, इट्स पैलेस द एक्सिस अराउंड विच द बॉडी रोटेट इट्स कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशनल एक्सिस। इसको मैं लिख सकता हूँ कि एक्सिस ऑफ क्या होगा, रोटेशन, यानी जो बॉडी जिस एक्सिस की तरफ अराउंड में रिवॉल्व करेगी या घूमेगी या रोटेट करेगी वो जो एक्सिस होगा वो क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। और द मोशन ऑफ द बॉडी रिलेटिव टू इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इसका जो भी आएगा वो क्या आएगा अपने पास, रोटेशनल मोशन को डिफाइन करेगा। अब ये रोटेशनल मोशन ऐसा भी हो सकता है, यदि मैंने कोई सिस्टम ऐसा ले लिया, ऐसा भी मैं कर सकता हूँ कि यदि मैंने इसका एक्सिस ये ले लिया और कोई बॉडी इस तरीके से घूम रही है, यानी ये पूरी बॉडी कुछ इस टाइप से बनी हुई है, इसके अंदर कोई पार्टिकल है, एम मास का पार्टिकल है, वो इस तरीके से क्या कर रहा है इस एक्सिस से, यानी ये वाला एक्सिस है, और ऐसे वो क्या कर रहा है, रोटेट करता है, या फिर ऐसे रोटेट करता है या ऐसे रोटेट करता है, तो वो क्या होगी अपने पास, घूर्णन गति होगी। तो मुझे पता है, आप सभी को पता है कि आप पढ़ रहे हो, वहाँ पर आपका फ़ैन चल रहा होगा, आप उस फैन को देखिए। जब भी आप इस फैन को देखोगे तो फैन के जो ऊपर वाला जो पाइप लग रहा है, जहाँ से फैन बंधा हुआ है, जहाँ से फैन टाइट है, तो मैं लिख सकता हूँ कि वो उसका क्या एक सेंट्रल एक्सिस है, वो क्या है अपने पास, सेंट्रल एक्सिस है। यानी ये वाला तो क्या हो गया अपने पास, फैन का जो ऊपर वाला पाइप है वो हो गया। फैन इस तरीके से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। यदि फैन इस तरीके से रोटेट करेगा, यानी मैं लिख सकता हूँ कि ये जो फैन है वो इस तरीके से रोटेट कर रहा है, यानी इसका एक्सिस चेंज हो रहा है क्या, एक्सिस चेंज नहीं हो रहा। जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, फैन की पोजीशन चेंज हो रही है, यानी एक्सिस तो फिक्स है, इसके चारों ओर ये फैन क्या कर रहा है, घूम रहा है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो इसका बीच वाला जो पार्ट होता है, जो एक्सिस होता है, वो क्या कहलाता है, इसका रोटेशनल एक्सिस कहलाता है या घूर्णन एक्सिस कहलाता है। और जो यदि ये घूर्णन एक्सिस है तो इसकी जो गति होगी वो क्या कहलाएगी, घूर्णन गति कहलाएगी। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि किसी अक्ष के प्रति जो पार्टिकल की घूर्णन गति होती है या पार्टिकल रोटेट करता है या घूर्णन करता है, वही मोशन कौन सा कहलाएगा, रोटेशनल मोशन कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा अपने पास, रोटेशनल मोशन। तो अपन को ये सारी टर्म अपन को ध्यान में रखनी है। क्लियर। फिर बात करते हैं अपन कोणीय वेग की। किसकी बात करते हैं अपने पास, कोणीय वेग की, या अपने पास मैं लिख सकता हूँ एंगुलर वेलोसिटी की। अब ये एक तो होता है वेग, आपने दोनों टर्म पढ़ी हुई है। एक तो क्या होता है अपने पास, वेलोसिटी होती है, एक होता है अपने पास कोणीय वेग। एक तो होता है अपने पास वेलोसिटी और एक होता है अपने पास कोणीय वेग। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मैं लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी और कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं जिसे, क्या बोलते हैं अपन, एंगुलर वेलोसिटी। तो मैं लिख सकता हूँ कि एक तो वेलोसिटी होती है, एक क्या होती है अपने पास, एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो जब भी वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की बात करती है तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो मैं मान सकता हूँ कि यदि मैं कोई भी ऑब्जेक्ट पर, किसी पार्टिकल पर फोर्स लगाता हूँ तो उसकी पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है। जैसे मेरे पास ये वाला कोई ऑब्जेक्ट था, इस पर मैंने इसको फोर्स लगाया तो ये पेन आगे आ गया, आगे आ गया, इसका मतलब इसने इसकी पोजीशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यदि मैं कहता हूँ कि इसने इसकी पोजीशन को चेंज करी तो उसमें कोणीय वेग था या वेग था, तो वो यदि वन एक्सिस की तरफ, या तो वो एक्स की तरफ मूव करके गया है, या फिर वो वाई की तरफ मूव करके गया है, या फिर वो जेड की तरफ मूव करके गया है, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, वेलोसिटी वाली टर्म हो जाएगी। तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, वेग वाली टर्म हो जाएगी। क्लियर। और यदि मैं कहता हूँ कि यदि कोई पार्टिकल, यदि कोई कण किसी एक्सिस के चारों तरफ घूमता है, क्या करता है, किसी एक्सिस के चारों तरफ घूमता है, तो वो वाला जो कंसेप्ट कहलाएगा, वो जिस वेलोसिटी से किसी एक्सिस के चारों ओर घूमेगा वो उसका क्या कहलाएगा, कोणीय वेग कहलाएगा। कोणीय वेग का मतलब है वहाँ पर कौन सी टर्म आ जाएगी अपने पास, ओमेगा वाली टर्म आ जाएगी। क्लियर। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये ओमेगा वाली टर्म आएगी, इसके बेस पे अपन कह सकते हैं कि ये क्या होगा, यहाँ पे कोणीय वेग को डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे अपन ने दो टर्म डिफाइन की, एक तो वेग किया है, एक घूर्णन गति की है, एक दृढ़ पिंड किया है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे अपने पास ये क्या कहलाएगा, अपने पास कोणीय वेग कहलाएगा या एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। क्लियर। तो मैं लिख सकता हूँ कि कोणीय वेग इज इक्वल टू एक टर्म आती है v वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर। अपने पास एक टर्म आती है कि कोई भी पार्टिकल होता है, इसमें एक तो वेलोसिटी आती है v और एक आता है अपने पास एंगुलर वेलोसिटी v। तो इसमें कोई रिलेशन भी होता है। यदि मैं कोणीय वेग को डिफाइन करूँ, क्या करूँ मैं यहाँ पे कोणीय वेग को डिफाइन करूँ, तो ये वाली जो टर्म आती है वो क्या आती है, वो अपन को ध्यान में रखनी है।
तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, जो भी होगी अपने पास यहाँ पे यदि मैं कोई भी टर्म की बात करता हूँ तो v इज इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा होगा आर ओमेगा होता है। क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो एक रिलेशन होता है यहाँ पे क्या, v इज इक्वल टू आर क्रॉस का ओमेगा। क्या होता है, v इज इक्वल टू आर क्रॉस का ओमेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये भी टर्म आप क्या कर सकते हो, इसको डिफाइन कर सकते हो। क्लियर। तो ध्यान रखना है कि एंगुलर वेलोसिटी कहाँ पे होगी और वेलोसिटी कहाँ पे होगी, तो वहाँ पे ये टर्म अपन को डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, अपन ने इसकी डेफिनेशन लिख रखी है कि किसी कण के रेखीय संवेग, ये किसी कण के रेखीय संवेग नहीं है, ये वेग कर देना, ठीक है, क्योंकि अपन कोणीय वेग को पढ़ रहे हैं। यदि किसी कण के रेखीय वेग के किसी नियत बिंदु के प्रति आघूर्ण को कोणीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं कि यदि कोई भी कण होता है वो किसी नियत बिंदु के प्रति क्या करता है, रोटेट करता है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका कोणीय वेग हो जाएगा। यानी इसमें भी वही डायग्राम आएगा कि ये इसका एक एक्सिस हो गया जो y और y डैश हो गया, ये कोई m पार्टिकल था, ये क्या था, कोई m पार्टिकल था, तो इस तरीके से क्या करता है, रोटेट करता है। तो अब ये जो m पार्टिकल इस y और y डैश अक्ष के प्रति क्या करता है, रोटेट करता है या घूर्णन करता है, तो ये वेलोसिटी v नहीं कहलाएगी, ये वेलोसिटी क्या कहलाएगी, ओमेगा की टर्म में कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ओमेगा की टर्म में कहलाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो भी टर्म आएगी वो क्या आ जाएगी, v वाली टर्म आएगी। तो v को मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, ओमेगा में। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि v इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, आर क्रॉस ओमेगा भी लिख सकते हो या ओमेगा क्रॉस आर भी लिख सकते हो। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो v की वैल्यू है वो कैसे डिपेंड करेगी, ओमेगा वेक्टर क्रॉस का आर वेक्टर। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। अब ये ओमेगा क्रॉस का आर वेक्टर यानी इसके बीच में बनने वाली जो डायरेक्शन है वो क्या है, यदि मैं v की डायरेक्शन निकालनी हो तो ये क्या हो जाएगी, ओमेगा क्रॉस का r, यानी दोनों की परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगी, यानी इसके बीच में बनने वाला एंगल कितना, 90 होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे इसके बीच में बनने वाला एंगल कितना होगा, 90। तो इसकी डायरेक्शन ओमेगा और r के क्या होगी, परपेंडिकुलर। अब यदि मैं कहता हूँ कि ये पार्टिकल यहाँ पे था, यानी इसका r वेक्टर तो कहाँ था, यहाँ पे था, इसकी ओमेगा की डायरेक्शन क्या थी, ये वाली थी, यानी ओमेगा तो इस तरीके से इसका डायरेक्शन बताएगा और आर इसका बताएगा। तो इन दोनों का जो परपेंडिकुलर आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा, इसका v वेक्टर हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि किसी कण के रेखीय वेग के किसी नियत बिंदु के प्रति जो आघूर्ण होता है वो क्या कहलाता है, कोणीय वेग कहलाता है। एंगुलर वेलोसिटी द मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो यहाँ पे लिख रखा है, ये लीनियर मोमेंटम नहीं है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा चेंज कर लेना, एंगुलर वेलोसिटी द मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। यदि मैं मोमेंटम की बात करूँ तो भी ठीक है, बट इसमें वेलोसिटी ज़्यादा सही रहेगा। तो द मोमेंटम, या फिर मैं लिख सकती हूँ द वेलोसिटी ऑफ द मोमेंटम, या इसको हटा के क्या लिख सकते हो, लीनियर वेलोसिटी। क्या लिख सकते हो, लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल अबाउट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या टर्म डिफाइन करेगी, एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करेगा। नेक्स्ट टर्म है अपने पास बल आघूर्ण, जिसे अपन बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क को डिफाइन करते हैं अपन टॉ से। टॉ इज इक्वल टू होता है अपने पास आर क्रॉस का एफ वेक्टर। सभी ने टर्म ये भी पढ़ी हुई है कि जो बल आघूर्ण होता है वो क्या होता है। तो यदि मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ किसको, बल आघूर्ण को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बल आघूर्ण में कि किसी बल का नियत बिंदु के सापेक्ष जो आघूर्ण होगा वही क्या कहलाएगा, बल आघूर्ण कहलाएगा। यानी मैं लिख सकता हूँ कि कोई भी फोर्स है, फोर्स एक तो होता है बल और एक होता है बल आघूर्ण टॉर्क, दोनों फोर्स ही है, बट ये वाला फोर्स कहाँ लगता है और ये वाला फोर्स कहाँ लगता है। तो जब भी एक डायरेक्शन, दो डायरेक्शन की बात होगी जहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स एक ही डायरेक्शन में मूव करता है या फोर्स की पोजीशन एक डायरेक्शन में चेंज होती है, तो मैं लिख सकता हूँ कि वो क्या कहलाएगा, अपना रेखीय बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेखीय बल कहलाएगा, अरे यार एक लीनियर फोर्स कहलाएगा। और यदि यही फोर्स टॉर्क के रूप में डिफाइन होता है, यानी नियत एक्सिस के चारों तरफ घूमता हुआ यदि कोई फोर्स को डिफाइन करता है तो वो क्या कहलाएगा, टॉर्क कहलाएगा। यदि मैं कहता हूँ कि फैन यहाँ पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, यदि ये फैन रोटेट करता है तो मैं लिख सकता हूँ कि जब भी ये फैन रोटेट करेगा तो फैन रोटेशन में क्या आ जाएगा अपने पास कि जब भी कोई फैन रोटेट करता है तो फैन रोटेट करने का मतलब है वहाँ पर कौन सा फोर्स होगा, टॉर्क होगा, ना कि एफ होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसमें रिलेशन आता है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस का एफ, यानी टॉ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे हो जाएगा आर एफ और साथ में क्या हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आर एफ साइन थीटा की। किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, आर एफ साइन थीटा की। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो बल आघूर्ण होगा वो इस तरीके से डिफाइन होगा। अब यहाँ पे मैं इसके केसेज भी बना सकता हूँ, कैसे, जैसे मैंने कह दिया
कि यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस का एफ, यानी इसके मैं डायरेक्शन की बात करूँ, यदि मैं फर्स्ट केस लूँ कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए, जीरो हो जाए, कितना हो जाए, थीटा इज इक्वल टू जीरो, यानी साइन जीरो होने का मतलब है टॉ क्या हो जाएगा, जीरो, यानी टॉ मिनिमम हो जाएगा और मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, जीरो हो जाएगी। क्लियर। यदि मैं कहता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो यहाँ पे टॉ क्या हो जाएगा अपने पास, मैक्सिमम हो जाएगा और कितना हो जाएगा, आर और एफ हो जाएगा, यानी आर का मोड और एफ का मोड हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, एक तरीके से थीटा आ जाएगी। यदि मैं थीटा इज इक्वल टू थर्ड लेता हूँ वापस कि थीटा इज इक्वल टू 180 हो जाए, तो टॉ इज इक्वल टू वापस क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि साइन एन पाई की वैल्यू क्या रहती है, जीरो रहती है। ऐसे यदि मैं कहता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए अपने पास, 45 हो जाए, कितना हो जाए, थीटा इज इक्वल टू 45 हो जाए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2, यानी टॉ इज इक्वल टू हो जाएगा आर एफ अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास, √2। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, किसी का भी टॉर्क डिफाइन कर सकते हो। तो देखो अपन ने कुछ टर्म पढ़ी है, उस टर्म में एक एक तो पढ़ा, पहले तो पढ़ा है अपन ने पास इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, जिसमें अपन ने सबसे पहले डिफाइन किया किसको, रिजिड बॉडी को, दृढ़ पिंड गतिकी को। सेकंड डिफाइन किया अपन ने किसको, घूर्णन गति को, कि घूर्णन गति क्या होती है। फिर अपन ने डिफाइन किया उसको कोणीय वेग को, किसको, कोणीय वेग को या एंगुलर वेलोसिटी को, और उसके बाद अपन ने डिफाइन किया किसको, बल आघूर्ण को। अब नेक्स्ट अपन को एक डिफाइन करना है, वो है कोणीय संवेग। नेक्स्ट वाली जो टर्म है वो क्या है अपने पास, कोणीय संवेग, यानी ये हो जाएगा अपने पास लीनियर मोमेंटम। देखो कोणीय वेग के बेस पे भी डिफाइन कर सकते हो, कोणीय संवेग के बेस पे भी क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। अब इसको डिफाइन कैसे करें, तो मुझे भी पता है कि जो संवेग होता है, एक तो P इज इक्वल टू एम वी होता है, क्या होता है, एक तो संवेग होता है P इज इक्वल टू एम वी, और एक संवेग होता है कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये लीनियर नहीं है, सॉरी एंगुलर होगा, लीनियर तो रैखिक संवेग होता है, ये क्या हो जाएगा अपने पास, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। क्या हो जाएगा अपने पास, एंगुलर मोमेंटम। अब इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखूँ कि किसी भी निर्देश तंत्र में किसी नियत बिंदु के प्रति जो संवेग होगा वही क्या कहलाएगा, इसका कोणीय संवेग कहलाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या, कि किसी भी निर्देश तंत्र में किसी निर्देश तंत्र में रेखीय संवेग का नियत बिंदु के प्रति भी लिख सकते हो, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, नियत अक्सिस के प्रति भी लिख सकते हो, नियत बिंदु के प्रति आघूर्ण, नियत बिंदु के प्रति आघूर्ण, नियत बिंदु के प्रति जो आघूर्ण होगा वो क्या कहलाएगा अपने पास, कोणीय संवेग कहलाएगा। या लिख सकता हूँ कि वो टर्म क्या कहलाएगी अपने पास, कोणीय संवेग कहलाती है। क्लियर। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, कि कोई भी निर्देश तंत्र होता है, इन निर्देश तंत्र में जो भी पार्टिकल होता है उसका जो रेखीय संवेग होता है, यानी लीनियर मोमेंटम होता है, जो P इक्वल टू एम वी की टर्म में होता है, वो लीनियर मोमेंटम किसी बिंदु के प्रति या किसी एक्स के प्रति हो तो वो क्या कहलाएगा, अपना कोणीय संवेग कहलाएगा। अब इस कोणीय संवेग को कैसे डिफाइन करते हैं, तो ऐसे तो इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, फिर इसका जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो कोणीय संवेग होता है वो कहाँ पर परिभाषित हो सकता है, तो कोणीय संवेग को या घूर्णन गति में कोणीय संवेग को परिभाषित किया जाता है। क्या किया जाता है,
कि जहाँ पर भी रोटेशनल मोशन आएगा वहाँ पर ही आपका बल आगुण हो सकता है, वहाँ पर ही आपका कोणीय वेग हो सकता है, वहाँ पर ही आपका कोणीय संवेग हो सकता है, वहाँ पर ही आपकी घूर्णन गति हो सकती है। तो यदि ये सारे केस रोटेशनल के लिए अप्लाई होते हैं, तो जब भी अपन किसी भी बॉडी को रोटेशनल मोशन में मोशन करवाएंगे या घूर्णन गति करवाएंगे, तो उसमें वेग न काम में लेकर कोणीय वेग काम में लेंगे, संवेग न काम में लेकर कोणीय संवेग काम में लेंगे, बल काम में न लेकर क्या काम में लेंगे, टॉर्क या बल आघूर्ण काम में लेंगे, जो R क्रॉस F होता है। फिर मैं लिख सकता हूँ कि जो कोणीय संवेग का मान होता है वो घूर्णन, जो कोणीय संवेग का मान होता है इसका फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। क्या फॉर्मूला होता है अपने पास, यदि इसको डिफाइन करते हैं कि अपने पास कोणीय संवेग को L वेक्टर या J वेक्टर से डिफाइन करते हैं, कोणीय संवेग को L वेक्टर या J वेक्टर से व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, L वेक्टर या J वेक्टर से व्यक्त करते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी होगी इसको किससे डिफाइन करेंगे अपन, L वेक्टर या J वेक्टर। अब मुझे पता है कि ये L वेक्टर और J वेक्टर, यदि वेक्टर लग रहा है इसका मतलब ये क्या होगी, सदिश राशि होगी। कोणीय संवेग क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, या फिर मैं लिख सकता हूँ कि कोणीय संवेग क्या होगी, एक सदिश राशि होगी। इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे, सदिश राशि होती है। क्लियर। अब यदि मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है अपने पास, R, जैसे मैंने लिख लिया कि L वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास R वेक्टर क्रॉस का क्या हो जाएगा अपने पास P वेक्टर। क्या बता रहा है ये फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट टर्म है कि अपने पास जो कोणीय संवेग होता है वो किसके इक्वल होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो कोणीय संवेग होता है वो किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश R वेक्टर क्या होगा, किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश R वेक्टर और उसका जो रैखिक संवेग होगा उसके सदिश गुणनफल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो वो क्या कहलाएगा अपने पास, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि वहाँ उन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वही क्या कहलाएगा, अपना कोणीय संवेग कहलाएगा। तो इसको मैं इस टर्म से भी डिफाइन कर सकता हूँ, कैसे कि यदि किसी कण का कोणीय संवेग, यदि किसी कण का कोणीय संवेग L वेक्टर, कोणीय संवेग L वेक्टर किसी बिंदु के, किसी कण के स्थिति सदिश स्मॉल r वेक्टर, स्थिति सदिश स्मॉल r वेक्टर तथा रेखीय संवेग P वेक्टर के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। सदिश गुणनफल के क्या होता है अपने पास, सदिश गुणनफल के क्या होगा अपने पास, बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि इन दोनों का जो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसके इक्वल क्या आता है, अपना कोणीय संवेग आता है। नेक्स्ट टर्म में लिख सकता हूँ कोणीय संवेग, बार बार ये टर्म इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको कंप्लीट लिख के बता रहा हूँ आपको। आगे वाली टर्म में कि इसकी डायरेक्शन, इसकी जो दिशा आएगी वो क्या आएगी, तो मुझे पता है कि इसकी डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, R और P के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। जैसे मैं I क्रॉस J का, यदि मान लिया कि इसकी I डायरेक्शन है और इसकी क्या है, J है, यदि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या मिलता है, K मिलता है। तो I क्रॉस J क्या मिलेगा, K मिलेगा, यानी इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि कोणीय संवेग की दिशा, कोणीय संवेग की दिशा क्या होगी अपने पास, R वेक्टर तथा P वेक्टर के लंबवत होती है। R वेक्टर तथा P वेक्टर के क्या होगी, लंबवत होगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर R और क्रॉस का P वेक्टर आएगा उसके क्या होनी चाहिए अपने पास, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्लियर। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये हो जाएगा अपने पास R वेक्टर और P वेक्टर के क्या आएगा, लंबवत आएगा। अब इसका कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट देखते हैं। मैथमेटिकल कंसेप्ट में क्या देखना है अपन को, मुझे पता है कि जो कण का स्थिति सदिश है, कण का स्थिति सदिश है वो क्या होता है अपने पास, कोई भी R वेक्टर होता है और उसका जो रैखिक संवेग होता है
कण का जो रेखीय संवेग होगा वो क्या होगा अपने पास, p वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास mv वेक्टर। क्लियर, ये हो सकता है। यदि इसका फॉर्मूला लिया कि इसका जो कोणीय संवेग होगा, कोणीय संवेग क्या होगा अपने पास, l वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास क्या, r क्रॉस का p, ये वाला होता है। अब मुझे पता है कि इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, r तो एज इट इज, और इसकी जगह क्या हो जाएगा अपने पास mv वेक्टर हो जाएगा। m को तो मैं बाहर ले सकता हूँ, तो ये m बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा r क्रॉस का v वेक्टर, यानी ये किसके इक्वल है, l वेक्टर के। और l वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे हो जाएगा m तो ऐसे का ऐसे, और यहाँ पे हो जाएगा r v, और साथ में क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो r का मोड, v का मोड, और साथ में थीटा कौन सा आएगा, साइन थीटा। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसको इस टर्म में लिखा जा सकता है, यानी एम आर क्रॉस का वी भी हो सकता है, यानी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास एम आर वी। अब इसके यदि मैं कंपोनेंट की बात करूं, अब जैसे ये वाला जो एल वेक्टर आ रहा है वो एल वेक्टर 3 कंपोनेंट में डिवाइड भी हो सकता है, इसका एल एक्स भी हो सकता है, एल वाई भी हो सकता है, और एल जेड भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अलग अलग केसेस भी ले सकता हूँ आर और वी के बेस पे, कि यदि यहाँ पर साइन 90 होता है तो आपने एटॉमिक गति होती है, पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन की गति होती है, उसमें देखा होगा कि यदि कोई गति कैसे होती है अपने पास, ये इसका, जैसे मान लिया कि ये इसका एक्सिस है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन था वो इस तरीके से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ये इसकी आर है, आर इधर है और वी इसका परपेंडिकुलर इधर है, यानी दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो उसका जो कोणीय संवेग आता है वो क्या आता है, एम आर वी आता है। पढ़ा होगा आपने, 12th में भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, तो वो कंसेप्ट कितना आता है, एम वी आर आता है, यानी इसके बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, तो उसका हमेशा क्या डिफाइन होता है, एम आर वी डिफाइन होता है। यदि मैं इसके कंपोनेंट की बात करूँ, किसकी बात करूँ, यदि मैं इसके कंपोनेंट की बात करूँ, मुझे पता है कि इसका जो आर वेक्टर होता है, एल वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास, आर क्रॉस का क्या हो जाएगा, पी वेक्टर। जो एल वेक्टर है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एल एक्स आई प्लस का एल वाई जे प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास एल जेड के। ऐसे ही जो आर वेक्टर है वो भी 3 से बना हुआ है, एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास जेड के। और जो पी वेक्टर है वो भी 3 से बना हुआ है, पी एक्स आई प्लस का हो जाएगा पी वाई जे, और प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास पी जेड के। ऐसे यदि मैं कहता हूँ एल वेक्टर इज इक्वल टू क्या करना है मुझे, आर क्रॉस का पी करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेट या सारणिक बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। आई जे के, पहले आर है तो क्या आ जाएगा एक्स वाई और जेड, यहाँ पे डायरेक्शन सारों की आएगी आई जे के की, ध्यान रखना ये क्या बताएगा, यहाँ पे डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पे ये वाली क्या हो जाएगी सारी आई जे के, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास पी एक्स पी वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास पी जेड। अब यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ, क्या करता हूँ, यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी अपने पास, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, एल वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास आई, यहाँ पे हो जाएगा वाई पी जेड माइनस का जेड पी वाई। क्लियर, ये तो किसके लिए हो जाएगा, आई के लिए। माइनस का जे होता है, यहाँ पे माइनस का जे हो जाएगा, तो माइनस का जे इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स पी जेड माइनस का जेड पी एक्स, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास प्लस का के इज इक्वल टू हो जाएगा क्या अपने पास एक्स पी वाई माइनस का क्या हो जाएगा पी वाई एक्स। क्लियर, यदि मैं यहाँ से टर्म लेता हूँ तो आई वाई पी जेड माइनस का हो जाएगा जेड पी वाई प्लस का हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, जेड पी एक्स माइनस का हो जाएगा अपने पास एक्स पी जेड, और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास प्लस का के, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स पी वाई माइनस का क्या हो जाएगा वाई पी एक्स। क्लियर, अब यहाँ से देखो जो एल वेक्टर है मुझे पता है कि ये किसके इक्वल है, एल एक्स आई प्लस का एल वाई जे प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास एल जेड के हो जाएगा। यदि मैं इन दोनों साइड को क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, यदि एल एक्स वाला कंपेयर करूँगा तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी अपने पास वाई पी जेड माइनस का क्या आ जाएगा जेड पी वाई। ऐसे यदि मैं दूसरी टर्म कंपेयर करूँगा तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी अपने पास एल वाई, तो एल वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास जेड पी एक्स माइनस का क्या हो जाएगा एक्स पी जेड। और ऐसे यदि मैं एल जेड वाली टर्म कंपेयर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा अपने पास एक्स पी वाई माइनस का क्या हो जाएगा वाई पी एक्स। तो इस तरीके से ये तीनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, डिफाइन हो जाएंगे, किसके, कोणीय संवेग के। क्या हो जाएंगे अपने पास, कंपोनेंट डिफाइन हो जाएंगे कोणीय संवेग। तो ये वाली चीज़ अपन को क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अब यदि मैं आगे एक और कंसेप्ट देखता हूँ कि यदि मैं मानता हूँ क्या, कि यदि कण का जो पथ है वो क्या हो जाए, वृत्ताकार गति करे, या यदि कण का पथ क्या हो, वृत्ताकार हो, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यदि कण का पथ
वृत्ताकार हो, यदि कण का पथ वृत्ताकार होता है तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, मुझे पता है कि जब कण का पथ वृत्ताकार होता है तो v वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा क्रॉस का क्या आता है अपने पास, r वेक्टर आता है, ये चीज़ मुझे पता है। और जो l वेक्टर होता है वो क्या होता है अपने पास, r क्रॉस का क्या होता है अपने पास, p वेक्टर होता है, ये वाली टर्म होती है। तो यहाँ से मैं वैल्यू रख सकता हूँ कि ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, देखो l है, इसकी जगह तो क्या हो जाएगा r वेक्टर, यदि मैं l की वैल्यू रखता हूँ क्या आ जाएगा अपने पास, एल वेक्टर, आर तो एज इट इज रह जाएगा, आर एज इट इज, साथ में क्या हो जाएगा पी की जगह क्या हो जाएगा अपने पास एम बी वेक्टर। और मैंने कह दिया कि कोई कण घूर्णन रूप से गति कर रहा है तो वहाँ पर वेग ना आकर क्या आएगा, कोणीय वेग आएगा, यानी वी की जगह मुझे ये वाली टर्म रिप्रेजेंट करनी है। तो एल वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इंटू एम हो जाएगा, और वी की जगह क्या हो जाएगा अपने पास, ओमेगा क्रॉस का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यानी एल तो कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, एम तो कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ये वाली टर्म रह जाएगी आर क्रॉस का ओमेगा और क्रॉस का क्या हो जाएगा आर। यानी यहाँ पे एक फॉर्मूला डिफाइन होगा, जब भी अपने पास ये प्रॉपर्टी ऐसी आती है तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए वेक्टर क्रॉस का बी वेक्टर क्रॉस का सी वेक्टर, तो ये वाला क्या हो जाएगा अपने पास बी हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा अपने पास बी हो जाएगा, यानी ये वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी अपने पास बी, यहाँ पे हो जाएगा ए वेक्टर डॉट का सी वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा अपने पास, जो माइनस ये वाली टर्म है तो ये हो जाएगी अपने पास क्या ए वेक्टर, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास ए डॉट बी वेक्टर, क्या आ जाएगा अपने पास बी डॉट सी वेक्टर, कैसे भी लिख सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास, ये वाली टर्म बनेगी, यहाँ पे ये वाली टर्म बनेगी क्या, ये वाली एल वेक्टर इज इक्वल टू एम तो एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास हो जाएगा आर क्रॉस का एम यानी ओमेगा, यहाँ पे हो जाएगा ए सी यानी ये क्या हो जाएगा आर डॉट का ओमेगा वेक्टर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा क्या अपने पास ए लेना है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास आर वेक्टर, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, इसको आर वेक्टर, और यहाँ पे हो जाएगा आर वेक्टर और ओमेगा वेक्टर। ये फॉर्मूला थोड़ा सही कर लेना। यहाँ पे जो टर्म है वो आ जाएगी अपने पास सी, क्या आ जाएगा अपने पास सी बार आ जाएगा, और ए डॉट का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, ये वाली टर्म होगी। तो यहाँ से अपन ने ये क्या बना दिया, फॉर्मूला बना दिया, यानी अपने पास दोनों ही टर्म कैसी आ रही है, अपन ने मिस्टेक कर लेंगे, रुको एक बार, फॉर्मूले में मिस्टेक कर दी अपन ने कि जब भी अपने पास कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तीन का, क्या होता है अपने पास कोई भी तीन का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, एल एम तो ऐसे का ऐसे, सबसे पहले क्या होगा अपने पास जो ओमेगा है वो बाहर आएगा, यानी क्या बाहर आएगा अपने पास बी वाली टर्म बाहर आएगी, तो ये आ जाएगा ओमेगा आर डॉट का आर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस का आर वेक्टर, और साथ में हो जाएगा आर वेक्टर डॉट ओमेगा वेक्टर, ये वाली टर्म हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि आर वेक्टर इज इक्वल टू एम आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा आर स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा आर वेक्टर और आर क्रॉस का ओमेगा, मुझे पता है ये दोनों परपेंडिकुलर होगा, और इसका परपेंडिकुलर होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, क्योंकि वृत्ताकार पथ में यदि कोई गति होती है तो ये जीरो, तो एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास एम ओमेगा और आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा अपने पास एल ओमेगा आर स्क्वायर। तो ये वाली वृत्ताकार पथ पर गति होती है तो ये वाला टर्म क्या डिफाइन होगा अपना एल डिफाइन होगा, और मुझे पता है कि यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास एम आर स्क्वायर होता है, क्या होता है अपने पास एम आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे ये वाली टर्म क्या बन जाएगी एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये वाली टर्म आपने कई जगह पढ़ी है कि इसका कोणीय वेग क्या आता है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा आता है, जहाँ पर आई क्या बताता है यहाँ पे जड़त्वीय आघूर्ण को बताता है, किसको बताता है जड़त्वीय आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बताता है, ठीक है। तो ये अपन ने क्या देखा, यहाँ पे अपन ने ये देखा कि यदि कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है, यदि सर्कुलर पाथ पर यदि कोई पार्टिकल मूव करता है तो इसका v इज इक्वल टू क्या आएगा ओमेगा क्रॉस आर, क्योंकि उसकी वेग कोणीय वेग की टर्म में डिफाइन होगा, तो L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है, P की जगह मैंने m भी रख दिया लीनियर मोमेंटम, अब V की जगह मैंने ओमेगा क्रॉस आर रख दिया, m बार ले लिया तो ये वाली टर्म बन गई। और यदि यहाँ से आपको फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला लिख सकते हो कि ये क्या हो जाएगा a क्रॉस का b क्रॉस का c, तो ये हो जाएगा b a क्रॉस का c, माइनस का हो जाएगा अपने पास a, साथ में हो जाएगा b क्रॉस का c, ठीक है, ये वाली टर्म हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे देखो b था तो b क्या था ओमेगा था, बाहर ले लिया ओमेगा एज इट इज, आर डॉट आर हो गया, यहाँ पे माइनस ए था, ए बाहर ले लिया तो क्या हो गया आर क्रॉस का ओमेगा हो गया। अब इसको यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो अपने पास ये वाली टर्म बनेगी, तो ये वाली बन जाएगी एल इज इक्वल टू एम ओमेगा आर डॉट आर माइनस आर डॉट आर, तो यहाँ पे ये वाली टर्म बन जाएगी और इसमें आई ये बन जाएगा। और मुझे पता है कि जो आर डॉट ओमेगा होता है क्या होता है अपने पास आर डॉट का ओमेगा होता है, वो टर्म क्या आती है अपने पास जीरो, क्यों, क्योंकि आर और ओमेगा की जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी अपने पास
परपेंडिकुलर आएगी। क्या आएगी अपने पास? परपेंडिकुलर आएगी। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? डायमेंशन हो जाएगी। यदि इसकी यूनिट डिफाइन करनी हो, क्या करनी हो, यदि कोणीय संवेग की यूनिट लिखनी हो तो यूनिट क्या आएगी? मात्रक क्या आएगा इसका? तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका मात्रक किस में आता है? मुझे पता है कि k इज इक्वल टू क्या आता है? r क्रॉस का p आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो kg के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? mvr, यानी लास्ट में ये वाली टर्म बन रही है, यानी हो जाएगा kg। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास? वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर, यानी kg मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा? सेकंड आएगा। ये इसकी कौन सी यूनिट कहलाएगी? कोणीय संवेग की m के सिस्टम में यूनिट कहलाएगी। ठीक है, तो इसके जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन वाले कंसेप्ट की बात थी, वो सारी कंसेप्ट, सारी टर्म अपन ने डिफाइन की कि दृढ़ पिंड गतिकी क्या होती है, कोणीय वेग क्या होता है, बल आघूर्ण क्या होता है, कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग के कंपोनेंट कैसे निकाला जा सकता है, इसका फॉर्मूला कैसे डिफाइन होता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस की है। आगे वाली क्लास में अपन बात करेंगे इसके जड़त्वीय नियतांक की। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।